12वीं के स्टूडेंट, आज हमारी क्लास अनिवार्य हिंदी के अंदर, जिसके अंदर हम अध्याय 3 नीति के दोहे रहीम को पढ़ेंगे। रहीम दास, जिनका जन्म 1556 ईस्वी, मृत्यु 1626 ईस्वी। आज हम इनके बारे में कुछ परिचय जो दिया हुआ है और पाठ परिचय के रूप में बातें पढ़ेंगे। आगे जब क्लासें आएगी जिसमें हम दोहों को भी जानेंगे और इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता का नाम बैराम खां, जो मुग़ल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षण का दायित्व निभाया था, उनके दरबार में रहे थे। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी, यानी साहित्य में रुचि रखने वाले, साहित्य लेखन करने वाले और बुद्धिमान थे। उन्हें अपने माता पिता से वीरता, राजनीति, दानवीरता और काव्य जैसे गुण विरासत में मिले थे। वीरता मिली थी, तलवार चलाने में निपुण थे, सैनिक संगठन के अंदर अच्छी उनको आती थी, जो अपने पिता बैराम खां से ही सीखे थे। राजनीति, दानवीरता के लिए रहीम का नाम कवि, हिंदी के कवियों के अंदर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और काव्य जैसे गुण उनको विरासत में मिले। रहीम का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे सामंजस्यवादी थे। श्री कृष्ण के प्रति भी उनकी अथाह श्रद्धा थी। देखिए, मुस्लिम प्रवृत्ति यानी मुस्लिम संप्रदाय के होते हुए भी या मुस्लिम धर्म के होते हुए भी हिंदू संस्कृति और हिंदू देवी देवताओं के प्रति उनकी अथाह श्रद्धा थी, विश्वास था। उन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों एवं पात्रों का भी बखूबी उल्लेख किया है। अपने काव्य के अंदर वे रामायण, महाभारत आदि के कथानक यानी कि विषय वस्तु आदि की विषय वस्तु को भी हमें आगे इस विषय वस्तु को देने के लिए या ये विषय वस्तु को समझाने के लिए वे प्रेरित करते हैं, या उनके काव्य की एक विशेषता है, ऐसा कह सकते हैं। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। अर्थात इनके कविता के अंदर हमें नीति के दोहे, भक्ति संबंधी जो श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश, श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्ष दोनों का चित्रण हमें मिलता है। रहीम ने कुछ विशेष प्रकार के छंद शैली में रचनाएं की थी। तो उससे संबंधित देखिए ये पंक्ति है कि रहीम को दोहा, सोरठा, बरवे और सवैया छंदों में विशेष महारत हासिल थी। मतलब अपनी जो रचनाएं हैं वे इन छंदों में ही करते थे। दोहा छंद, सोरठा छंद, बरवे और सवैया, ये इनके प्रिय छंद भी कह सकते हैं। हम जो नीति के दोहे पढ़ने वाले हैं, जैसे कि नाम से है नीति के दोहे, तो वो नीति के दोहे हैं दोहा छंद में। उनकी प्रमुख कृतियां थी दोहावली, बरवे नायिका भेद, रास पंचादाई, मदनाष्टक तथा नगर शोभा। ये उनकी कुछ काव्य कृतियां थी जो उन्होंने लिखी। अपने अनुभवों को उन्होंने जिस सरल शैली में व्यक्त किया वहाँ अद्भुत है। इसका उदाहरण हमें ये जो तीसरा पाठ हम इनके दोहों को पढ़ेंगे उसमें हमें सामने हमारे आ जाएगा। पाठ परिचय की ओर चलते हैं। अब पाठ परिचय का अर्थ, इन दोहों के अंदर हम क्या विषय वस्तु को पढ़ने वाले हैं, वो है पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में चयनित रहीम के दोहों द्वारा हमें परोपकार, सज्जनता, पर दुख कातरता, स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की सीख मिलती है। पढ़ने के बाद में हम अपने जीवन के अंदर, पाठक अपने जीवन के अंदर कितना इसको उतारते हैं वो पाठक पर निर्भर करता है। लेकिन हम पाठकों के लिए
परोपकार की भावना, सज्जनता, पर दुख कातरता यानी दूसरों के दुखों को दूर करना, स्वाभिमान रखना और लोक व्यवहार की सीख दी है इनके दोहों में। अब देखिए किस किस बात में कुछ प्रमुख बातें यहाँ पर दी गई है उसको हम समझते हैं। एक दोहे में हम पढ़ेंगे कि दीनों पर दया करने वाला दीन बंधु भगवान तुल्य होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि झोपड़ी या गरीब के घर में ही भगवान का निवास होता है। तो जो गरीबों पर दया करता है, गरीबों की सहायता करता है, वहाँ दीन बंधु भगवान तुल्य हो जाता है या माना जाता है। मांगने से मनुष्य की महत्ता घटती है। भीख मांगने से या भिक्षा मांगने से मनुष्य का जो महत्व है वह सामाजिक व्यवहार के अंदर या सामान्य व्यवहार के अंदर घट जाता है। यहाँ एक ये ऊपर हमने जो पंक्ति पढ़ी थी कि रामायण, महाभारत, पुराण, गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों का वर्णन है पात्रों का, तो यहाँ एक उदाहरण हमें दिखाई देगा कि मांगने से मनुष्य की महत्ता घटती है। तो वामना अवतार, विष्णु के वामना अवतार का यहाँ पर उदाहरण हमको देखने को मिलेगा। हम पढ़ेंगे पदों को जब एक पढ़ेंगे कि उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंग दुष्प्रभावित नहीं करती। उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंग दुष्प्रभावित नहीं करती। जो उत्तम स्वभाव का होता है वहाँ या अच्छे स्वभाव का होता है मनुष्य को, उसको कुसंगति कभी प्रभावित नहीं करती। इसके लिए कवि ने चंदन के वृक्ष का उदाहरण दिया है। सज्जन परोपकार के निमित्त ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। सज्जन जो व्यक्ति होते हैं वो परोपकार के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं, स्वयं के लिए नहीं करते हैं, दूसरों की सहायता के लिए करते हैं। ऐसा एक नीतिगत एक दोहा पढ़ेंगे। धनी पुरुष निर्धन होने पर अपने अतीत की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे आश्विन मास के जल विहीन बादल गरजते हैं। एक हम पढ़ेंगे कि धनी पुरुष निर्धन होने पर वो अपनी फिर पिछली पुरानी बातें गाता रहता है या करता रहता है, ठीक है ना। वो उन दिनों को करके और दुखी भी होता है, लेकिन लोगों के सामने वह इस तरह से प्रकट करता है जैसे आश्विन मास के जल विहीन। आश्विन मास जैसे कि अभी हमें पता है कि भाद्रपद महीना चल रहा है, तो भाद्रपद के जो बाद का महीना है वहाँ आश्विन मास, आऊ महीना है सामान्य भाषा में, देशज भाषा में आश्विन मास कहलाता है। तो आश्विन मास भाद्रपद के बाद का महीना होता है। आश्विन मास के जल विहीन बादल, हमें पता है कि भाद्रपद के बाद में आश्विन मास होता है, उसके अंदर जो ये बादल होते हैं वे जल विहीन होते हैं, तो केवल गर्जना करेंगे लेकिन उनमें पानी नहीं होता है। उसी प्रकार से धनी पुरुष भी निर्धन होने पर अपने अतीत की चर्चा उन अश्विन मास के जलविहीन बादल जैसे गरजते हैं या गर्जना करते हैं, आवाज़ करते हैं। अच्छे लोगों के रूठने पर उन्हें बार बार या उन्हें मना लेना चाहिए। ये एक और नीतिगत बात है। सामान्य व्यवहार में अगर हमारे कोई मित्र है या अच्छे लोग हैं, तो रहीमदास जी ने बताया है कि अच्छे लोगों के रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए, क्योंकि वे हमारे किसी न किसी उपयोगिता को सिद्ध करते हैं या हमारे काम आते हैं। आँख से निकलने वाले आंसू घर भेदी की तरह हमारी व्यथा को जग जाहिर करते हैं। इसलिए लोगों के सामने कभी भी अपनी दुख पीड़ा को कहना नहीं चाहिए। काम पड़ने व निकलने पर लोगों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। ये एक उदाहरण दिया है। दूल्हा जब विवाह के अंदर फेरी करता है तो उसके जो मस्तक पर जो मोर बांधा जाता है, उस मोर के संदर्भ में उदाहरण दिया है कि जब मोर होता है तो वहाँ उसका काम पड़ता है तो उसको मस्तक पर लगाया जाता है, बांधा जाता है, ठीक है। लेकिन जब वहीं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती तो उसी को पानी के अंदर बहा दिया जाता है। तो इस तरह से उन्होंने बताया रहीमदास जी ने कि काम पड़ने व काम निकलने पर लोगों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। काम पड़ता है तो लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जब काम निकल जाता है तो देखते भी नहीं है हमारी तरफ। तो ये एक सामान्य भाषा के अंदर आपको बता रहे हैं। जब दोहे पढ़ेंगे तो और भी बातें हमारे सामने कुछ आएगी नवीन रूप में। तो ये देखिए इस प्रकार से यहाँ नीति के दोहे हैं हमारे सामने, ये दिए हैं, यहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं। यह जो दोहे पढ़ने वाले हैं उसकी जो शैली है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रमुख रूप से
उपदेशात्मक शैली तो सामान्य रूप में रहेगी, विशेष के अंदर व्याख्या के अंदर हमको लिखना होता है। तो व्याख्या के अंदर लिखना होता है तो उसके अंदर एक तो उपदेशात्मक शैली हम विशेष के अंदर लिख सकते हैं, कॉमन बात रहेगी, आपकी गलत नहीं होने वाला है। ठीक है। एक दृष्टांत अलंकार, ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं, बहुत आपको एक जानकर थोड़ा अजीब सा लगेगा कि ये पूरे के पूरे जो नीति के दोहे हैं ये एक अलंकार को लेकर लिखे गए हैं, और वो है दृष्टांत अलंकार। कौन सा है? दृष्टांत अलंकार। ठीक है। तो दृष्टांत अलंकार की एक बार मैं परिभाषा बता देता हूँ आपके सामने। जहाँ काव्य में जहाँ दोनों सामान्य या दोनों विशेष वाक्य में, देखिए परिभाषा क्या है, काव्य में जहाँ दोनों सामान्य कथन, ये हमारे सामने दिख रहे हैं, या विशेष वाक्य में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, दोनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, दूसरों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है। एक वाक्य को हटा दिया जाए तो दूसरा निर्भर नहीं रहेगा, उस पर उसका औचित्य नहीं रहेगा। इसीलिए काव्य में जहाँ दोनों सामान्य या दोनों विशेष वाक्य में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर जो दो पंक्तियाँ दी है ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। तो ये दृष्टांत अलंकार की परिभाषा आपको बता दी है। तो दृष्टांत अलंकार एक इसके अंदर बात आएगी आपके। ठीक है। एक जो मूल रूप से यहाँ जो बात है वहाँ है ब्रज भाषा, साहित्यिक, ये बातें आप नोट कर लेना, साहित्यिक ब्रज भाषा। ठीक है। ये तीसरी बात। चौथी बात है वहाँ जो आएगी तो लक्षणा के रूप में आएगी, लक्षणा सब शक्ति। अभी सब शक्ति का टॉपिक हमने अभी पढ़ा नहीं है, हमारे कोर्स में है। 3 प्रकार की शब्द शक्ति है, लक्षणा, अभिधा, व्यंजना। तो लक्षणा शब्द शक्ति हमारे पाठ्यक्रम में है, 2 नंबर का प्रश्न भी आता है बोर्ड में। तो ये 4 प्रकार की जो बातें हैं, जैसे कि देखिए उपदेशात्मक शैली के साथ में व्यंग्यात्मक भी है, कहीं कहीं पर आएगी, तो जहाँ भी आएगी बदलेगी वहाँ आपको बता देंगे। ठीक है। हालांकि ये कॉमन बात है, अगर आप सब जगह भी लिखोगे तो आपकी गलत नहीं होने वाला है। तो और व्यंग्यात्मक कहीं कहीं पर आएगी। तो उपदेशात्मक शैली, व्यंग्यात्मक, दृष्टांत अलंकार, ये 2 बातें कॉमन रहेगी। तीसरी बात भी कॉमन रहेगी, यहाँ और यहाँ बदल सकती है, व्यंग्यात्मक शैली और लक्षणा सब शक्ति। 3 बातें भी अगर हम लिख देते हैं तो हमारा विशेष लगभग सही हो जाएगा, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। जो व्याख्या करते समय आप ध्यान रखिएगा। बाकी रही 5वीं बात रही अलंकार की, अन्य अलंकार की। तो अन्य अलंकार के अंदर आते हैं तो वो आपको बता देंगे, उसमें अन्य अलंकार भी आएंगे। ठीक है। तो वो आपको बता देंगे कि किस प्रकार से है, लेकिन प्रमुख रूप से यहाँ पर दृष्टांत अलंकार की अधिकता दिखाई देगी। तो एक तरह से दृष्टांत अलंकार को ही हम पढ़ने वाले हैं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। और ये अन्य भी अलंकार जुड़े हुए हैं, वो आएंगे, वो आपको बता देंगे। ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये काव्य का थोड़ा एक सामान्य परिचय है हमारे सामने। हम नीतिगत दोहे पढ़ने वाले हैं, तो अगली जो हमारी कक्षा आएगी उसके अंदर ये हमारे सामने जो दोहे दिख रहे हैं, यहाँ पहला दोहा है, ये यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे अगली हमारी क्लास के अंदर। तो आज के लिए इतना ही है। आप एक बार कवि परिचय को दोबारा पढ़ लीजिएगा, और ये जो बातें लिखवाई ये कॉपी में अपने नोट कर सकते हैं। और एक प्रश्न के रूप में आपको करना है, वहाँ है ये गृह कार्य प्रश्न है आपके, कवि परिचय, ये आपको गृह कार्य के रूप में करना है। ठीक है। ये आपका एक होमवर्क हो गया।